बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, हमारे इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने कॉलेज में अपनी दोस्तों से जिन्नात के कई वाक़यात सुन रखे थे, मगर सच तो ये है कि आज तक कभी किसी वाक़े पर दिल से यकीन ना किया था, क्योंकि यही इंसान की फितरत है कि जब तक इसके अपने साथ नहीं बीत जाता वो किसी बात पर यकीन नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव में खुली फिजा और मोहब्बत भरे माहौल में रहने के कई साल बाद बाबा ने फैसला किया कि अब हमें नकल मकानी करनी चाहिए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ कारोबारी दुनिया ने जो तरक्की की थी, बाबा इससे बहुत मुतासिर थे और चाहते थे कि वो भी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कारोबार करें। मेरी वालदा का ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर गाँव से था। इनके सारे बहन भाई और मैं का गाँव में ही आबाद था, सो इसलिए उन्होंने भी बहुत मना किया, लेकिन बाबा ने अपनी जिद पकड़ ली और किसी की एक ना मानी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हमारा दिल ना लगा तो वो हमें गांव वापस ले आएंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी इस शहर में प्यारा सा घर बनाने के बाद बाबा यहाँ दोबारा वापस मुश्किल नहीं आएंगे। अपने गांव को छोड़ने का एहसास ही मेरा दिल डुबो रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सी दिलचस्प और यादें होने के अलावा मेरी मोहब्बत भी आबाद थी। फरहान, जिससे मैंने बचपन से ही मोहब्बत की थी, वो मेरा चचा ज़ाद था और दिल में मेरा कदरदान था। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता और मैं जो चीज़ भी मांगती वो लम्हा भर भी में भी मेरे सामने हाजिर कर देता। शहर आने से एक दिन पहले वो मेरे कमरे में आया और मेरा हाथ थाम कर बोला, किरण, वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना और ये मत समझना कि मैं तुमसे किए हुए वादे कभी फरामोश कर सकूँगा। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके एक अच्छा मुस्तकबिल बनाऊँगा ताकि ताया जान तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थमा दें। जुदाई के लम्हात करीब थे। उसने अपनी उंगलियाँ उसके पोरों में मेरे आंसू चुन लिए और बोला, मैं इन खूबसूरत आंखों में कभी एक आंसू भी नहीं देखना चाहता। ये सच है कि तुम गांव छोड़कर जा रही हो, लेकिन ये इससे बड़ी हकीकत है कि हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि ज़रा सी भी दूरी इसमें दरार पैदा नहीं कर सकती। मैंने नम आंखों से मुस्कुरा दी और इसकी बात की तायद की तो वो भी मुस्कुरा दिया और कुछ देर मज़ीद इल्तफ़ात भरी बातें करने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। अपनी दोस्तों और बहुत सारी मोहब्बतों को अलविदा कहकर मैं मामा बाबा के साथ शहर आ गई। यहाँ से मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। बाबा ने एक छोटा सा घर बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे लिए बनवाया था। मामा को ये साफ़ सुथरा और पक्का मकान बहुत पसंद आया। सीन में एक कोने पर अनार का दरख्त मौजूद था। शाम के वक्त इसकी ठंडी मीठी छाँव बहुत अच्छा तासुर लेती। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर चंद दिनों में ही घर को बड़े अच्छे अंदाज में सेट कर लिया, मगर मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा था। खैर, दिल तो लगाना ही था। बाबा का कारोबार यहाँ चल पड़ा था। वो कारोबार में मसरूफ़ रहते और मैं मामा के साथ घर के काम निपटाती। एक दिन मामा कहने लगी, किरण, मैंने एक बात नोट की है कि तुम यहाँ आकर कुछ खामोश रहने लगी हो। इनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, प्यारी मामा जान, क्योंकि मैं यहाँ मेरे ढेर सारे कज़न्स मौजूद नहीं हैं जिनके साथ मैं हंसी मजाक या मौज मस्ती करूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने सरदा भरी और बोली, मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो पड़ता ही है ना। अब देखो, तुम्हारे बाबा का फैसला दुरुस्ती था। यहाँ कर उनका कारोबार चमक उठा है। अच्छा मुस्तकबिल पाने के लिए कुछ फैसले दिल पर पत्थर रख कर करने ही पड़ते हैं। कल को ये सब तुम्हारे ही काम आएगा। इनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फरहान की याद ने एक बार फिर मेरे दिल पर दस्तक दी थी। मैं इसके ख्यालों में खो गई। मुझे उदास देखकर मामा ने कहा, तुम अपनी उदासी और अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ ट्यूशन सेंटर खोल लो। इस तरह तुम मसरूफ़ भी रह सकोगी। मुझे इनकी बात बहुत पसंद आई, सो मैंने अगले दिन ही बाहर ट्यूशन सेंटर के लिए बोर्ड लगा दिया और खुद को मसरूफ करने का सामान करने लगे। रात के वक्त तेज हवा चलती तो अनार का दरख्त अजीब तरह से हिलता था। मुझे बड़ा खौफ महसूस होता। कभी कभार ऐसा लगता जैसे पत्तों के झुंड में से कोई चुपके से झांक रहा है। रात के वक्त मैं दरख्त पर देखने से गुरेज करती, मगर मैंने एक बात नोट की थी कि दरख्त के नीचे बैठकर मैं जब भी तिलावत करती थी, मुझे दरख्त पर से रोने की आवाज़ सुनाई देती थी।
शुरू में मैंने इस बात को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज किया और मामा को ये बात बताने से गुरेज किया ताकि वो परेशान ना हो, मगर मैं रोने की आवाज़ का राज जानना चाहती थी। इसी वजह से मैं हर रोज़ रात को अनार के दरख्त के नीचे बैठकर तिलावत करती। मैं जैसे ही तिलावत शुरू कर दी, रोने की आवाज़ आना शुरू हो जाती और जैसे ही मैं खामोश होकर आवाज़ सुनने की कोशिश करती, आवाज़ बंद हो जाती। मैं अजीब कशमश मकश का शिकार होकर रह गई थी कि ये मेरा वहम है या हकीकत। लेकिन मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि ये हकीकत है, कोई वहम नहीं। मैंने कई बार दरख्त पर रोने वाले को तलाशना चाहा, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई ना दिया। इन्हीं दिनों मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे तो मैं इनके साथ मसरूफ़ हो गई। दिन में मैं इन्हें पढ़ाती और घर के काम करती, सो मसरूफ़ रहने की वजह से रात के वक्त बहुत ज़्यादा थक जाती थी और गहरी नींद में डूबने के बाद मुझे कुछ होश ना रहता। यूँ कई दिन गुजर गए और मैं अनार के दरख्त पर रोने वाले को फरामोश पर बैठी। मगर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हुआ कुछ यूँ कि इस रोज़ मामा मार्केट गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी। बच्चों को ट्यूशन से छुट्टी देने के बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक उम्र रसीदा बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। बेटा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं भूखी हूँ। उसने मुझसे सवाल किया तो मैं इसे घर के अंदर ले आई और एक जगह बिठाकर इसके सामने खाना पेश कर दिया। वो खाना देखकर खुश हो गई और प्यार से मेरी तरफ देखकर बोले, इस घर में जब भी आना हुआ सखी दिल वालों को ही पाया है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो यहाँ पहली बार नहीं आ रही। सो मैंने इससे सवाल किया, अम्मा क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? यहाँ पहले कौन लोग आबाद थे? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, लो भला तुम पहली बात करती हो। मैंने तो बेवा होने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं दुनियों में घूम फिर कर गुजार दी है। इस घर में पहले नीली रहा करती थी। वो सिर्फ नाम की नीली नहीं थी बल्कि इसकी आंखें भी नीली कांच की सी थी। मगर अफसोस इसे शोहर का सुकून ना मिला। सारी उम्र इसे यूँ समझो इसके शोहर ने कैद करके रखा और इससे भी दिल ना भरा था इसकी जान लेनी। कहता था कि इसका किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ सारा मोहल्ला आंखें बंद करके इसके अच्छे किरदार की गवाही दे सकता है। मैंने तो इसे जब भी देखा इसकी सादगी और मासूमियत पर बड़ा प्यार आया, मगर जालिम शोहर ने कभी इसके अच्छे किरदार को ना माना और इसकी जान लेकर ही छोड़ी। नीले के बारे में जानकर मुझे शदीद सदमा हुआ और मैंने पूछा, इसका शोहर अब कहाँ है? फ़कीर औरत ने कहा, ये मकान बेचकर मुल्क भी छोड़कर चला गया। बूढ़ी औरत ने इधर उधर की मजीद कुछ बातें की और फिर खाना खाने के बाद मुझे प्यार करके चले गई। लेकिन मेरा जहन नीली की कहानी में ही उलझा रहा। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दर्द से आने वाले रोने की आवाज़ का ताल्लुक कहीं ना कहीं नीली की कहानी से ज़रूर मिलता है। खैर मामा घर वापस आई तो मैंने इन्हें बूढ़ी औरत के आने के बारे में बताया, लेकिन नीली की कहानी मैं जानबूझकर छुपा गई। इस दिन रात के वक्त मामा बाबा के सो जाने के बाद मैं दरख्त के नीचे बैठकर तिलावत करने लगी तो पहले की तरह मुझे रोने की आवाज़ सुनाई थी। लेकिन जैसे ही खामोश होकर मैंने आवाज़ के ताक़ुब में देखा, मुझे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। मैं एक बार फिर नाकाम होकर रह गई थी। मैं रोने की आवाज़ में छुपा दर्द जानना चाहती थी। मैंने सुन रखा था कि अगर जिन्नात को पुकारा जाए तो वो हमारी पुकार सुनते हैं, चाहे हम इन्हें ना देखें, लेकिन वो हमें देख रहे होते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी तरह रोने वाले को नीचे बुला लूँ, और ये सोच कर मैं दरख्त के नीचे खड़ी होगी। ऊपर देखा तो पत्तों के झुंड रात के अंधेरे में अजीबो गरीब और खौफनाक नज़ारा पेश कर रहे थे। ये वक्त डरने का नहीं था बल्कि बहादुरी दिखाने का था। सो मैंने अपने डर को दूर भगाया और बोली, देखो तुम जो कोई भी हो नीचे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों छुपा है और तुम्हारी कहानी क्या है। मैंने अपनी ये बात 3 बार दोहराई, लेकिन किसी ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो मैं मायूस होकर कुर्सी पर आ बैठी। उसी वक्त एक बड़ा सा अनार ज़मीन पर आ गिरा, जैसे किसी ने पूरी क़ुव्वत से इसे ज़मीन पर दे मारा हो।
اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی ہے جس نے میری بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا یا کسی مجبوری کے تحت بات نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی کمرے میں امی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا بات ہے کرن، تم اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں ہڑبڑا کر بولی، جی آپ فکر مت کیجیے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا باہر آ کر تلاوت کر لیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں ماما میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ اندر کی بات کھوجنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کی نظر انار پر پڑی تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر انار کی طرف اشارہ کیا تو میں نے کہا، شاید درخت پر کوئی بلی ہے جس نے انار کے درخت کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے تو یہ نیچے آ گرا۔ میری بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور پھر مجھے ہدایت جاری کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جلدی سے اندر آ کر بستر پر لیٹ جاؤ، جب لیٹ جاؤ گی تو نیند آ ہی جائے گی۔ میں انہیں مطمئن کرنے کے لیے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر میرا ذہن بھی درخت پر موجود مخلوق کی طرف لگا رہا۔ یقیناً وہاں کوئی موجود تھا، تبھی تو میرے سوال کے جواب میں کسی نے پکا ہوا انار زمین پر پھینک کر جیسے مجھے اپنے وہاں ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اگلے دن فرحان کا فون آیا تو وہ حال احوال اور سلام دعا کے بعد مجھ سے شکوہ کرنے لگا کہ تم تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گئی ہو۔ میں نے آس پاس دیکھا اور ماما کے موجودگی نہ پا کر میں نے کہا، میں بھول نہیں گئی بلکہ یہاں ایک ایڈونچر میں پھنس گئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، بہت بے چین ہو، تمہیں شہر جا کر بھی سکون نہیں ملا؟ اس کے بعد سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر میں نے انار کے درخت سے آنے والی رونے کی آواز والی ساری کہانی سے کہہ سنائی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، یہ تم کن جھمیلوں میں پڑ گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ جنات کے معاملات کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور اگر ایک بار انسان میں ان میں پھنس کر رہ جائے تو ساری عمر کے لیے جینا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم اس معاملے میں یہیں چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ رونے والا جن تم پر عاشق ہو جائے اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر مجھے بیچارے عاشق کو چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں بولی، بس کر دو، تم تو جب بھی بات کرتے ہو فضول ہی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ شرارت سے بولا، بس بڑی آئی حسن کی دیوی، تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے کہ جلدی ہی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں اور تمہیں دلہن بنانے کی ساری تیاریاں مکمل کر کے یہاں واپس آؤں گا۔ میری بات سن کر میں نے خوش ہو کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کچھ دن بعد فرحان امریکہ چلا گیا اور اس سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ماما کے سو جانے کے بعد میں اکثر رات کے وقت بائسکل میں بیٹھ کر تلاوت کرتی تو رونے کی آواز سنائی دینے لگتی۔ میں اب تک 1000 کوششوں کے باوجود رونے والے جن سے بات کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ایک دن ماما مجھے کہنے لگی، کرن اوپر جو سٹور بنا ہوا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو صاف کر کے ہم اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں۔ دیکھو تو کچن میں کتنی فالتو چیزیں جمع ہو گئی ہیں اور ویسے بھی میں کچھ نیا سامان لانا چاہ رہی ہوں جس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کرو، آج ہی اوپر جا کر سٹور روم صاف کر لو۔ میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر بعد اوپر چھت پر چلی آئی۔ سٹور روم کا دروازہ کھولا تو بہت سارے کاٹ کباڑ نے میرا استقبال کیا، جہاں بہت ساری کتابیں اور پرانا سامان موجود تھا۔ جسے میں باہر نکالنے لگی تو میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام دیکھ کر میں چونک گئی، جنات سے باتیں۔ یہ نام پڑھ کر میں نے جلدی سے کتاب پر موجود گرد کو صاف کیا اور اسے لے کر باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کتاب میں جنات سے باتیں کرنے کے بہت سے طریقے اور وظائف لکھے ہوئے تھے۔ میں بڑے شوق سے پڑھنے لگی اور پھر اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ ان میں سے کسی ایک وظیفے پر عمل کر کے میں ضرور رونے والے جن سے بات کروں گی اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کروں گی۔ صفائی کا کام مکمل کرنے کے بعد میں کتاب کو احتیاط سے نیچے لے آئی اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو ماما کے سو جانے کے بعد میں نے کتاب میں سے ایک وظیفہ تلاش کیا اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد میں باہر درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور جیسے ہی میں نے
کتاب میں دی گئی ہدایت کے مطابق سورہ جن پڑھ کر درخت پر پھونک ماری تو جن زادہ آزاد ہو گیا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی جن زادے کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور مضبوط جسامت کا جن زاد تھا۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے 50 سال بعد آزاد کروا دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر کسی غلام کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی 50 سال تک ایک درخت پر قید رہ سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، تم چھوڑو جنات کے معاملات، تم شاید نہیں سمجھو گی، بس یہ بات جان لو کہ جب انسان کسی کی تباہی کا در پہ ہو تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جیسے نیلی کو مار دیا گیا۔ اس کی آواز میں قرب چھپا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں اسی لیے بات کرنے کے لیے بلایا ہے تاکہ نیلی کے بارے میں جان سکوں۔ کیا یہ کوئی جناتی معاملہ تھا یا پھر اس کے شور نے ویسے ہی ایک شک کے تحت اس کی جان لینی؟ میری بات سن کر جنزاد رونے لگا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں درخت پر سنا کرتی تھی۔ رو مت، نیلی کے ساتھ برا کرنے والا شخص اگر زندہ ہوا تو بہت ذلیل و خوار ہوگا، اور اگر مر گیا ہوا تو بہت بری موت مرے گا۔ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے کبھی بھی اسے بلائی نصیب نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر بولا، اے اچھی لڑکی، میں جلد واپس لوٹ آؤں گا، ابھی مجھے جانا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا اور میں حیران کھڑی رہ گئی۔ میرے لیے اب بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ میں ایک جن ذات سے ملی ہوں۔ کمرے میں آ کر لیٹی تو سب کچھ خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ جو کچھ میں دیکھ آئی ہوں وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ خیر، اگلی رات میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ نہ آیا۔ رات کے 3 بجے تک میں پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی اور پھر تنگ آ کر بستر پر آ لیٹی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے بھائی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اٹھ کر باہر آئی تو وہ مجھے بیرونی دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بے چینی سے اس کی طرف بھاگی اور اسے پکارا، مگر وہ جیسے اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا اور بند دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے چلتی ہوئی جنگل میں آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں کسی جادو کے حصار میں اس کی جانب کھینچی جا رہی ہوں۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے ساتھ ضرور آؤ گی۔ اس کے لہجے میں خوشی چلک رہی تھی۔ میں کوئی سوال نہ کر سکی۔ اس وقت کوئی نشہ تھا جو مجھ پر سوار تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم بہت رحم دل ہو۔ نیلی کی کہانی جاننے کے لیے کتنی بے چین رہی ہو تم۔ میں حیران ہوں کہ اس خود غرض دنیا میں کوئی تم سا نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں خمار تھا۔ مجھے اس کا تعریف کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ وہ نہ جانے کون کون سے قصے مجھے سنانے لگا۔ میں تو بس اس کے لہجے کے گداس میں کھوسی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی جادو ہے جو مجھ پر چل گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر کے اندر چھوڑ گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے بڑی سہانی نیند آئی۔ زندگی میں پہلی بار اتنی پرسکون اور گہری نیند سوئی کہ صبح آنکھ ہی نہ کھلی۔ ماما پریشان ہونے کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر جب میں جاگی تو میرے چہرے پر سجی ہنسی اور خوشگواریت کسی دلہن کے چہرے کی تازگی کو بھی مات دے رہی تھی۔ ماما مطمئن ہوگی۔ اسی شام فرحان کا فون آیا تو نہ جانے کیوں ریسیور کرتے ہوئے مجھے کوفت سی ہونے لگی۔ میں نے بے دلی سے ہیلو کہا تو وہ بولا، کہاں گم ہو میری شہزادی؟ جب سے پردیس آیا ہوں تم نے میری خبر تک نہ لی کہ کہیں کوئی گوری ہی مجھ پر فرشتہ ہو کر مجھے نہ لے اڑے۔ میں جو پہلے ہی بیزار سی تھی اس کی بات پر چل کر بولی، بس کر دو، اتنے ہی تم حسین نہ ہو کہ کوئی گوری تم پر عاشق ہو جائے۔ میری ماں سن کر وہ ہنس پڑا، بولا، تمہارے رونے والے جن کا کیا بنا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر اس بار اس سے ساری بات چھپا لی اور بولی، مجھے کیا معلوم، میں تو رات کے کو سوئی صبح کو جاگتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا، جبکہ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ جنزات کے ساتھ وقت گزار سکتی۔ آج رات وہ میرے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے مجھے نیلی کی کہانی سنانے لگا۔ نیلی نے اپنے گھر والوں کی بغاوت مول لے کر پسند کی شادی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی شادی کے بعد کسی اپنے نے اس کی طرف
पलट कर भी खबर ना ली और वो दुनिया में अकेले ही रह गई। इसका शोहर जो शादी से पहले मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था नीली के साथ, एक रात गुजार कर ही इसकी मोहब्बत फना होगी और वो अपनी बीवी का दुश्मन बनकर रह गया। वो समझता था कि नीली जिस तरह इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहकर अपने खानदान को छोड़ सकती है, इसी तरह किसी दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने शोहर को भी छोड़ सकती है। इस शक ने नीली की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया और वो जीते जी मर गई। मैं बड़े गौर से इसकी आवाज़ की शहर में खोई हुई थी। वो दिन नीली के नसीब पर भी शदीद दुख था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। दो दिन रात को रात के अंधेरे में न जाने कैसे दिखाई दिए कि इसने मेरी आंखों से आई नमी को अपनी उंगलियों के पोरों में चुन दिया। मैं मजीद बोला। वो बहुत बोली थी। अपने शोहर के साथ जिंदगी भर जीने मरने का जो वादा इसने किया था, हर हद तक अपना वादा निभाया और कभी अपने शोहर की गई ज्यादती पर लबकुशाई तक न की। एक बार ऐसा हुआ कि इसके शोहर ने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी। नीली के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, मगर इसके शोहर ने यह कहकर सब कुछ चलता किया कि ये इसके घर का ज़ाती मामला है और इन दोनों मियाँ बीवी के मामलात में दखलंदाजी ना की जाए। लोग अपने घरों को लौट गए, मगर एक नेक इंसान जो नीली के खानदान को बड़ी अच्छी तरह जानता था, इसने जाकर सारी कहानी इन्हें कह सुनाई। नीली के घर वालों के खून ने जोश मारा तो वो नीली को लेने के लिए इसके घर चले आए और इसे कहा कि इस जालिम इंसान को जुल्म सहने की जरूरत नहीं है, इससे तलाक ले लो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। ये एक ज़बरदस्त मौका था कि वो इस इंसान से छुटकारा हासिल करके ज़िंदगी की सुकून की ज़िंदगी बसर करती, मगर इसने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि अब मेरा जीना मरना अपने शोहर के साथ है। वो चाहे मेरे साथ जैसा भी सलूक करे, मगर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस वफा की आला मिसाल कायम करूं। मैं अब भी इससे मोहब्बत करती हूँ और सारी उम्र इसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर इसके घर वाले मायूस हो गए और इसे समझाना चाहा, मगर इसने सख्ती से इनके साथ जाने से मना कर दिया। ये सूरत हाल देखकर इसके शोहर ने मर्दानगी के नशे में चूर होकर अपनी मूंछों को ताव दिया और अपने ससुराल वालों को घर से निकाल दिया। जब इंसान खुदा के बनाए हुए असूलों से बगावत करता है तो इसका अंजाम फिर नीली जैसा ही होता है। बेचारे नीली, जिसने कुदरत की तरफ से दिया गया ज़बरदस्त मौका ज़ाया कर दिया था, उसने इसका अंजाम बड़ा ही इबरतनाक पाया। इसका शोहर बजाय ये कि अपनी बीवी की वफा से मुतासिर होता, वो बदबख्त मजीद इस पर सर पर चढ़ गया। वो पहली बार नीली के रूबरू आया था। मैं इसे समझाना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन ज़ाया कर रही है। एक ऐसे बेहिस इंसान के साथ इसे नहीं रहना चाहिए जिसके दिल में इसके लिए मोहब्बत तो दूर हमदर्दी या इंसानियत तक नहीं है। उसने कहा कि वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। मेरे समझाने का इस पर कोई असर ना हुआ। मुझे सख्त मायूसी हुई। एक रोज़ वो कमरे में मौजूद मुझसे बातें कर रही थी जब इसका शोहर अचानक घर में दाखिल हो गया और इसने नीली की सारी बातें सुन ली। नीली की बातें सुनकर इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि वो किसी मर्द से मुखातिब है। हालांकि वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई मौजूद ना था। इसने नीली से कुछ भी पूछने की जहमत किए बगैर वही इसका काम तमाम कर दिया। मेरा इरादा नीली पर डोरे डालना नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि वो एक शादीशुदा औरत है। मैं तो बस इसे समझाने की गरज से बात करता था, लेकिन मेरे कबीले के लोगों ने मुझे सजा के तौर पर अनार के दरख्त पर कैद कर दिया। 50 साल कैद की सोबत बर्दाश्त करने के बाद तुमने वहाँ मुझे आज़ाद करवाया, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम यकीन जानो, मैंने दिन रात अपनी आज़ादी के लिए दुआ की है और तुम्हारी सूरत ये दुआ कबूल हुई। अब तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी सांसों की ज़रूरत मान गई हो। जिस रात तुम मेरे साथ नहीं होती वो रात एक सदी बनकर गुजरती है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामना चाहोगी? इसके लहजे में मिन्नत, समाजत और मोहब्बत थी। मैंने खुमार आलूद आवाज़ में कहा, आज से तुम मेरे महबूब हो और मैं ज़िंदगी भर का सफ़र तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। ना जाने क्यों इन लम्हात में मैं इतना खो गई कि मैं भूल गई थी कि कोई पहले ही मेरी ज़िंदगी में शामिल है और मैं इसके साथ सारी उम्र साथ निभाने का वादा कर चुकी थी। हर तरफ जिन ज़ात की मोहब्बत फैली हुई थी जिसने मुझे गाफिल कर दिया था। इसकी बातें और इसका लहजा सब कुछ कितना दिल फरेब था कि इसके सामने आकर मैं अपनी ज़ात तक को फरामोश कर बैठ जाती। उस रात हमने बहुत ज़्यादा बातें की थी। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं ना चाहने के बावजूद जिन ज़ात के साथ अपने घर वापस आ गई।
इन दिनों मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो दुआ खाकर सोती तो बहुत देर से उठा करती, इसलिए इन्हें बिल्कुल अंदाजा ना हुआ कि मैं पूरी रात घर से बाहर गुजार कर आई हूँ। नाश्ते के बाद मामा कहने लगी, तुम्हारी फरहान से बात हुई है? मैंने सुना है कि वो कल वापस आ रहा है, चंद दिन की छुट्टियों के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन इस दौरान वो भाभी भाई को लेकर जहाँ रिश्ते के सिलसिले में आएगा। मैंने हैरान होकर मामा की तरफ देखा और बोली, मगर मेरी तो इससे इस सिलसिले में कोई भी बात नहीं हुई, और वो यहाँ किसके रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं? मेरी बात सुनकर मामा हंस पड़ी और कहने लगी, ये कैसा मजाक है बेटा, क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी और फरहान की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हूँ? बेटा, एक माँ कभी भी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होती। तुम चाहे मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम और फरहान कई साल से एक दूसरे को पसंद करते हो। बेफिक्र रहो, हम कभी भी तुम्हारी मोहब्बत में रुकावट बनकर नहीं खड़े होंगे, बल्कि हम सोच चुके हैं कि जैसे ही रिश्ता आएगा, मैं और तुम्हारे बाबा फौरन हाँ कर देंगे। मामा की बात सुनकर मैं अजीब कश्मकश का शिकार होगी और बोली, मामा प्लीज आप बेफिक्र मत कीजिए, आप तो जानती हैं कि जब एक घर में कजन्स रहते हैं तो दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। मैं फरहान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती कि इसको पाने के लिए किसी किस्म की जिद बहस को आपको मुनासिब लगे तो हाँ कह दीजिएगा, वरना फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ना जाने क्यों मैं इन्हें साफ इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं जिनजात के अलावा किसी की भी दुल्हन बनना नहीं चाहती। इसे पाने के लिए मैंने अभी ना जाने कितनी दुश्वारियों से गुजरना था। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक इंसान और जिनजात का मिलन किसी तौर काबिल कबूल नहीं होता। मुझे याद आया कि फरहान ने मुझे मैसेज किया था कि बहुत जल्द वो मुझे एक सरप्राइज़ देने वाला है, लेकिन मैंने जवाब देना गवारा ना किया था। मुझे इसकी मोहब्बत से कोई सरोकार ना था और ना ही मैं इससे बात करने में दिलचस्पी रखती थी, मगर दिल ही दिल में मैं सख्त बेचैन थी, क्योंकि अभी तो मेरी और जिनजात की मोहब्बत का आगाज़ ही हुआ था और दरमियान में मेरे रिश्ते की कहानियाँ शुरू हो रही थी, जो मुझे सख्त बेजार करने के लिए काफ़ी थी। बेटा कि क्या तुम अपने चचा चाची के आने से खुश नहीं हो? मामा ने मेरे चेहरे से मेरी बेजारी भांप ली और मुझसे सवाल किया। तो मैं बोली, अरे नहीं मामा, ये इनके भाई का घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपको और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मामा मेरे करीब आई और उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा, मेरी जान, हर लड़की को ही अपने घर छोड़कर जाना होता है, और यही शुरू से होता आया है कि किसी बादशाह ने भी अपनी बेटी को कभी घर पर नहीं बिठाया, चाहे एक बेटी हो या 10 बेटियां हो। हर इंसान को अपने फ़र्ज से सुखदोश होना पड़ता है। इसीलिए मैं और तुम्हारे बाबा यही चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें तुम्हारे घर का कर दे। तुम हमारी फ़िक्र मत करो। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि वो एक फुल टाइम मुलाजमा का बंदोबस्त कर देंगे, ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए और घर के कामों में भी मदद मिलती रहे। मामा ने मुझे प्यार से समझाया तो मैं सर हिला कर रह गई। मैं इन्हें असल बात नहीं बताना चाहती थी। मैंने जिनजात से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगा, सिर्फ रिश्ता तय होने से कुछ नहीं होता, अभी जो हो रहा है होने दो, बहुत जल्द मैं सारे मामलात सेट करके तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें अपने घर में कुछ बाश देखेंगे तो वो खुद ही राज़ी हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि किसी भी वालिदैन के लिए अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस तुम ज़रा दिल मजबूत कर दो और कुछ दिन अपने वालिदैन से जुदा होने के लिए खुद को तैयार कर लो। जिस दिन तुम मुझे बता दोगी कि अब तुम अपने माँ बाप से कुछ दिन के लिए दूर रह सकती हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हम शादी करके वापस लौट आएंगे। जहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। एक तरफ अपने माँ बाप से दूर रहना मुश्किल था और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को छोड़ देना मेरे लिए जहर का घूंट पीने की मुतरादिफ था। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गई। कभी कभार जी चाहता कि इस मोहब्बत पर 4 हर्फ फेर दूं, लेकिन ये सोचती तो मेरा दिल दम घुटने लगता और सांस रुकती हुई महसूस होती। इसका प्यार भरा लहजा और मोहब्बत भरी बातें कुछ भी तो बनाने के लायक न था। बेशुमार रातें जो हम साथ गुजार चुके थे सब हमारी मोहब्बत की गवाह थी।
میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کچھ دن کے لیے ماما پاپا کو اکیلا چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جب مجھے اپنی شادی شدہ زندگی میں خوشحال دیکھیں گے تو جلد ہی مان جائیں گے۔ دوسری طرف مجھے نیند کا انجام بھی یاد آ جاتا، پھر میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ یہ ضروری نہیں ہر شخص کے شور جیسا ہو، انسان اور جنسات میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھے جہاں سے لے کر جا رہا ہے تو یقیناً محبت سے رکھے گا۔ اس بات کی گواہی میرا دل دے رہا تھا اور آخر کار میری محبت جیت گئی۔ میں جن ذات کے ساتھ ساری عمر ساتھ گزارنے کا وعدہ نبھانے کے لیے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند کی مدھن سی روشنی اس اندھیرے کو ختم کرنے میں ناکام تھی، لیکن مجھے کچھ لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے وہم سمجھتے ہوئے غور نہ کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کرن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا تمہیں رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ کسی نے مجھے پکارا، مگر اس وقت میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، سو میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور پیچھے مڑنے سے گریز کیا۔ ویسے بھی اب ملن کا وقت آیا چاہتا تھا اور میں کسی بھی ظالم سماج کو اپنے اور جنات کے درمیان نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں جنگل میں داخل ہو کر جن ذات کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مجھے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا اور وہ ہاتھ باندھے مسکراتا ہوا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی چمک آج کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میری محبت میں یہاں کھینچ لائے گی۔ میں یوں مسکرائی اور بولی، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوگے۔ اب آئی ہوں نا تو شادی کر کے جاؤں گی۔ چلو میرا عروسی لباس دکھاؤ، کہاں ہے؟ میں نے خمار آلود آواز میں کہا تو جنزاب کہہ کر لگا کر ہنس پڑا اور بولا، تمہیں دلہن بننے کا بہت شوق ہے نا؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی کسی نے مجھے بازو سے پکڑا اور میں ریت کی دیوار کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ کرن اٹھو، یہاں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ آواز اور یہ لہجہ تو بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید فرحان، ہاں یہ تو فرحان کی آواز تھی، لیکن وہ یہاں میری شادی رکوانے کے لیے کیوں پہنچا ہے؟ میں مزید کچھ نہ سوچ سکی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ فرحان اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ مل کر مجھے اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ میں چاہتی تھی کہ سب کو منع کروں کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اب میں جن ذات کی امانت ہوں۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ تو میری آنکھیں کھل رہی تھی اور نہ ہی میرے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ کیا یہ میرا آخری وقت تھا؟ کیا میں دنیا سے گزر چکی ہوں؟ مجھے خیالات آتے ہی میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگوں، لیکن وہی مسئلہ کہ اس وقت میں بالکل بے حس و حرکت تھی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے مجھے اندر داخل کر دیا گیا۔ مجھے چارپائی پر لٹانے کے بعد میرے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ مجھے آپ لوگوں پر حیرت ہے کہ ادھر جوان بچی گھر سے غائب ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جنگل کی خاک چھاڑ رہی ہے، لیکن آپ دونوں یہاں مزے سے سو رہے ہیں۔ اتنے غافل آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ میری چچا کی آواز تھی جو اس وقت غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ فرحان بولا، اگر آپ دونوں کی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اسے گاؤں میں چھوڑ کر آ جاتے۔ وہاں جنگلی جانوروں کے درمیان یہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اگر ہم لوگ وہاں نہیں پہنچتے تو اس کا کیا بنتا؟ مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ کی بیٹی کبھی واپس آ سکتی تھی۔ فرحان بڑے گستاخانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس وقت اس کے لہجے میں میری پرواہ تھی۔ وہ سارا ادب احترام بالائے طاق رکھے ماما اور بابا کو ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ کرن اس طرح رات کو گھر سے باہر کیسے چلی گئی؟ ارے وہ تو کبھی اندھیرے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی، جنگل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماما دل پر ہاتھ رکھے روتے ہی بول رہی تھی، ہم نے سوچا تھا کہ رات کے وقت آ کر آپ لوگوں کو سرپرائز دیں گے، لیکن جب ہم گلی میں داخل ہوئے تو کرن گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ پہلے تو ہم یہی سمجھے کہ شاید اسے کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو نیند میں چلنے لگتی ہے۔
लेकिन जब इसे बहुत सी आवाज़ें दी मगर वो बेहिस बनी जंगल की तरफ चली गई। हम इसके पीछे लग के और ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि वो एक दरख्त की तरफ मुँह करके बातें कर रही थी, जैसे इसके सामने कोई मौजूद हो। लेकिन हमने वहाँ देखा तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक ना था। जब मैंने इसे हाथ लगाया तो ये ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। फरहान ने पूरी तफसील से आगाह किया। पूरी रात सब मेरे आसपास बैठकर पढ़ाई करते रहे और सुबह के करीब की मस्जिद से मौलवी साहब को बुला कर लाए तो उन्होंने कहा कि मुझ पर सब किस्म का साया है और किसी सूरत में मुझे अकेला ना छोड़ा जाए। अब मैं इस नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। मेरा जी चाहता है कि फरहान को ऐसी सजा के सारी उम्र याद रखे। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ कर वो खुद को बड़ा कामयाब आशिक तस्वुर कर रहा था। यही नहीं, उसने मेरे इलाज के लिए भी खास इंतजामात किए और बाकायदगी से मौलवी साहब की दी हुई हदायत के मुताबिक मुझ पर दम करता और पूरे घर में पानी का छिड़काव करता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे शदीद बुखार चढ़ गया जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे इलाज के लिए वो शहर के महंगे तरीन डॉक्टर को घर ले आया। जो मेरा इलाज चलता रहा, मैं इस रोज़ का इंतज़ार कर रही थी जब फरहान की छुट्टियां ख़त्म होती और वो वापस चला जाता, ताकि मैं जिन सास से किया हुआ वादा निभाने के लिए जंगल में चली जाती। मुझे पूरा यकीन था कि वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। रात को मुझे इतनी गहरी नींद आती कि ऐसा लगता था जैसे मुझे नींद की दवा दी जा रही है। एक रात मेरी किस्मत जाग गई और रात के पिछले पहर मेरी आँख खुली तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था, जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद नहीं है। मुझे भी मौका गनीमत से कम ना लगा और मैं बिस्तर से उठकर बाहर सीन में आ गई। मैं बस कामयाब होना ही चाहती थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि अनार का दरख्त झूम झूम कर मेरी कामयाबी का जश्न मना रहा है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर दंग रह गई कि वहाँ तो दरवाजे की जगह मोटी सी सलाखें लगी हुई थी। इन सलाखों को अबूर करने के लिए मैंने इन्हें हिलाया, जुड़ाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाज़ा था ही नहीं। मैं मायूस सी अनार के दरख्त के नीचे रखी कुर्सी पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये वही जगह थी जहाँ मैं बैठकर तिलावत करती तो दरख्त पर से रोने की आवाज़ आती थी। लेकिन कैसी हैरत की बात थी कि अब मैं रो रही थी तो दरख्त साकित होकर मेरा रोना देख रहा था। वहाँ कोई हमदर्द था ना ही कम कोई गमगुसार। मेरी बच्ची रो रही है, मुझे बाहर जाने दो, ये मामा की आवाज़ थी जो मुझे सुनाई दे दी। तो साथ ही फरहान बोला, ताई जान प्लीज़ सब्र कीजिए, आज इसे जी भर कर रोने दें, ये इसके लिए और हम सब के लिए बेहतर है। सुबह होने तक मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन सब जैसे पत्थर दिल बने मुझे रोता हुआ देख रहे थे। दिन का उजाला फैलने लगा तो मैंने निढाल से होकर आंखें बंद कर ली। तब दो मेहरबान बाजुओं ने मुझे थाम लिया और फरहान मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मुझे आसपास सबके बोलने की आवाज़ें महसूस हो रही थी, लेकिन सबके अल्फाज ज़हन में गड़बड़ हो रहे थे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितने घंटे सोने के बाद मेरी आँख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ज़हन कोड़े कागज़ की मांद है और मैं गुमसुम और उदास सी सबको देख और सुन रही थी। लेकिन ना तो मेरा किसी से बात करने का दिल चाह रहा था और ना ही इनकी महफिल में बैठना चाहती थी। सो मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। 2 माह तक मैं लोगों से कतराती रही। ऐसा लगता था जैसे ये मेरा कोई अपना मुझसे बिछड़ गया है या फिर कोई कीमती शय कहीं खो गई है। मैं ज़हन पर लाख जोर डालती और सोचने की कोशिश करती, लेकिन मुझे कुछ भी सुझाई ना देता। फरहान अपनी फैमिली के साथ गांव वापस चला गया था, लेकिन इसके बावजूद मामा बाबा और मुलाजमा हर वक्त मेरा ख्याल रखते और किसी वक्त भी मुझे अकेला ना छोड़ते। एक रोज़ खाने के दौरान मामा मुझसे कहने लगी, तुम्हारे चचा शादी की तारीख रखने के लिए आना चाहते हैं। मैं सोच रही हूँ इन्हें शादी के लिए अगले महीने की कोई तारीख दे लूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है बेटा? इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, नहीं मामा, आप जो बेहतर समझें वो फैसला करें, इसमें एतराज़ करने वाली भला क्या बात है। अच्छा है, उस बोरिंग सी लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। मैंने अपने पसंदीदा 4 गोश्त से इंसाफ करते हुए कहा और मामा बाबा एक दूसरे की तरफ देखकर बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दिए। शादी की तारीख तय हुई थी तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर रोज़ मार्केट के चक्कर लगने लगे और ढेरों ढेर सामान खरीदा जाता।
मुझे ये रौनक अच्छी लग रही थी। एकदम जिंदगी में हलचल मच गई थी। गांव से बड़ी धूमधाम से बारात लाई गई। फरहान ने कोई कमी ना छोड़ी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं फरहान की दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। देखने वाली हर नज़र ने मेरे हुस्न की तारीफ की थी। उस वक्त मेरी नज़रें झुकी हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक साया सा मेरे पैरों से उठकर मुझसे दूर चला गया हो। मुझे न महाभर में बेचैनी ने आ घेरा। मेरे लिए ये साया कुछ जाना पहचाना था। मैं इस साये के पीछे जाना चाहती थी। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। देखिए उसी वक्त फरहान जब मेरे करीब आकर खड़ा हुआ था, उसने मुझे बाजू के घेरे में लिया और अपने बराबर में बिठा लिया। मेरा सर मजीद झुक गया सबके सामने। इसकी इस हरकत पर मैं शर्मिंदा सी होकर रह गई। जल्द ही रस्मों का आगाज हुआ तो हंसी मजाक और मिले गिले हिले गिले हुल्ले बुल्ले में वक्त गुजरने का पता ही ना चला। पुरतकल्लुफ खाने के बाद आखिरकार रुखसती का वक्त भी आ पहुंचा। मैं रोई हुई मामा बाबा की दुआएं समेट कर और कई मोहब्बतों के दरमियान दुल्हन बनी गांव वापस चली आई। जिंदगी खुशियों का गहवारा बन गई और फरहान की मोहब्बत ने मेरी खुशियों को चार चांद लगा दिए। एक साल बाद 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो ज़िंदगी जैसे मुकम्मल हो गई। अब मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। पिछले दिनों मुझे फरहान से ये मालूम हुआ कि मुझ पर कोई जिनजात आशिक हो गया था। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया, मगर जब कभी महफिल सजती है और सब कज़न बैठते हैं तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता है। और सब कहते हैं कि मैं किसी जिनजात के इश्क में पागल होकर जंगल में चली गई थी। मुझे इनके इस मजाक की बिल्कुल समझ नहीं आती और मैं सोचती हूँ कि कोई लड़की भला किसी जिनजात को कैसे पसंद कर सकती है। इसके इश्क में पागल होकर जंगल का रुख करना तो बहुत ही अजीब और नाकाबिले कबूल बात है। जब मैं अपने ख्यालात का इजहार बड़े शोर से करती हूँ तो मेरी बात पर वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं तुम अपना माजी भूल चुकी हो और हम दोनों की बेहतरीन जिंदगी के लिए ही काफ़ी है। फिर तुम इस नाम निहाल मोहब्बत को भूल जाओ जिसने तुम्हें रात के अंधेरे में 4 दीवारी को अबूर करवाया था। मैं ना समझी कि आलम में इनकी तरफ देखने लगती हूँ तो वो कहते हैं जो मोहब्बत रात के अंधेरों में घर की दहलीज से बाहर कदम रखने पर मजबूर कर दे वो मोहब्बत नहीं बल्कि सरासर खिसारा होता है। इनकी ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। इस बात से इत्तफाक करते हुए मैं हमेशा मुतमईन अंदाज में इनके कंधे पर सर रख कर आंखें बंद कर लेती हूँ। एक सुकून मेरे अंदर सायद कर जाता है। मुझे मुतमईन और खुद खुश देख कर फरहान के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो जाती है। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी है? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए कहानी को लाइक कर दो और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी सरार डरावनी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।